ये बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। जी जी हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा समय निकाला, मुझे मालूम है आपको कहीं जाना है, तो बीच में आप जब चाहें बीच में साइन ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, सर। मैं अभी सुनूंगा उसके बाद। जी जी ठीक। सर, जी सर, जी सर। मैं हरि भाई आपके पास आता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होगी महाराष्ट्र में, तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी। ये फाइट आपको कहीं और नहीं मिलेगी सर। शरद पवार वर्सेस अजित पवार, उनके 6-6, 8-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके आपस में आमने-सामने कैंडिडेट होंगे। शिंदे की शिवसेना के अगेंस्ट में उद्धव की शिवसेना के कैंडिडेट होंगे। ये असली लिटमस टेस्ट होगा सर यहाँ पर। ये जनता फिर बताएगी भाई देखिए हमें कौन-सी शिवसेना पसंद है और कौन-सी एनसीपी पसंद है। वैसे तो कांग्रेस भी पीस-पीस हुई पड़ी है, बाबा सिद्दीकी चले गए, बाद में अशोक चव्हाण भी चले गए, मिलिंद देवड़ा भी चले गए, बिछड़े सभी बारी-बारी। पर एनडीए भी अच्छी हालत में नहीं है सर। महाराष्ट्र में तो खास तौर से बिल्कुल डिसएरे में है। उनकी हालत ऐसी है आज की डेट में, फडणवीस सोचता होगा कि मैं कौन से कहाँ जाके फँस गया हूँ, अब मेरे लिए सीटें कहाँ से आएँगी? अब ये सुनने वाले हैं नहीं, तो ये सारे कद्दावर नेता हैं, शिंदे हो या अजीत पवार हो, तो उनको तो सब चाहिए। राज ठाकरे को और फँसा रहे हैं और ये बेचारे सोच रहे हैं कि करें क्या? ऊपर से ये हालात है, तो इनमें मुझे लगता है कि बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी एनडीए के लिए, इतना आसान नहीं होगा। हेमंत जी भी बात कही ना, बिहार में बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और चिराग पासवान भले ही खुद ना जीते, लेकिन क्या कहते हैं, गेम तो बिगाड़ ही सकते हैं ना सर। तो कुछ कई लोग खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम बिगाड़ू होते हैं। ये गेम बिगाड़ू वाले में से हैं सर जी। जी, हरि भाई। दिनेश जी, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। हुँ, यानी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों को तोड़ रही थी और गवर्नमेंट को तोड़ रही थी, मेरे ख्याल से हिमाचल में जिस प्रकार का प्रयोग हुआ, वो उनके लिए भी आघातजनक घटना तो है। ठीक है, एक सांसद ले आए राज्यसभा में। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, और आपने अपनी प्रस्तावना में भी कहा कि उनका आपसी जो एक खेल चल रहा है, या तो वो ढूंढ रहे हैं कि मोदी जी के बाद में कौन। आप इस पर विश्वास न कीजिएगा, ये आरएसएस है। आरएसएस झूठ फैलाने के लिए माहिर है, और मोदी ही तो वो फैलाते होंगे। नागपुर से शायद न भी आया हो, मोदी का कौन अनुगामी होगा, ये फैलाने वाला भी मोदी ही होगा सर, क्योंकि वो एक्शन और रिएक्शन देखता है। वो गोधरा राइट हुए तो उसमें भी एक्शन रिएक्शन देख रहा था। उसी प्रकार वो हर बार हर चीज में, यानी वो जब कुछ घटना हो जाती है तो आपत्ति को अवसर में बदल देता है। हमारे यहाँ गिरीश भाई जानते हैं, ये उनका एक बहुत पेट स्टेटमेंट हुआ करता था गुजरात में, तो जब थे, और दिल्ली में वही कर रहे हैं। मगर आपने सही फरमाया कि राष्ट्रीय स्तर पर आज एनडीए के नेतृत्व में वो खुद फंस गए हैं। 38 को इकट्ठा तो कर लिया, और उसमें अधिकांश तो ऐसे हैं कि जिनके कोई लोकसभा में सदस्य नहीं है। और जैसे आपने महाराष्ट्र की बात छेड़ी है, और बेचारा देवेंद्र फडणवीस, जिसको तो डेप्यूटी सीएम भी नहीं होना था, गवर्नमेंट में आना ही नहीं था, उसने तो घोषणा कर दी थी, मगर उसको अपमानित करने के लिए उन्होंने वहां पर बिठा दिया उसको। आयातित उम्मीदवारों के नेतृत्व में उसको काम करना है। हालांकि ही इज ऑल्सो कॉलिंग द शॉट्स, ये तो कोई नकार नहीं सकता है, मगर वो रिमोट से चला रहे हैं। अब आपने तमिलनाडु का जिक्र किया। तमिलनाडु में भाई साहब गए, काफी चक्कर काट लिए हैं, केरल और तमिलनाडु के काफी चक्कर काटे हैं, और अभी भी काटेंगे शायद। आचार संहिता जब तक भाई साहब के ये सब प्रवास, सरकारी खर्चे से प्रवास जब तक खत्म नहीं होते हैं, तब तक वो आचार संहिता लागू नहीं होने वाली है। वहां जाकर भ्रष्टाचार शिरोमणि, वो जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके बारे में तो क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। आपको मालूम है, जयललिता और शशिकला तो जेल तक पहुंच गई थी, मगर भाई साहब को वो पवित्र लगती हैं।
एमजीआर का स्मरण करते हैं। यानी हमारे फिर से मैं एक बात करता हूं, जे पानी मग चढ़े वही कोशिश करते हैं। यानी जिस उंगली से घी निकले वो टेढ़ी करके सीधी करके जैसे भी हो, नरेंद्र मोदी इज डेस्परेट बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज लूजिंग द इलेक्शन, और इसलिए वो परेशान है। इसलिए देखिए वो झंझावाती प्रवास कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, बिहार जाएंगे और सब जगह जाएंगे, और बेचारा चुनाव आयोग साहब के आदेश के मुताबिक, क्योंकि साहब ने अभी तो चीफ जस्टिस को हटा दिया है चुनाव कमिश्नरों के चयन में, तो वो तो उनके जिम्मे ही है, वो जब चाहेंगे चुनाव घोषित होगा। मगर दूसरी बात, ये आचार संहिता आने के बाद ईडी और सीबीआई रुकेगी नहीं साहब, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। और हमने विधानसभा चुनावों के दौरान देखा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान के अशोक गहलोत और उनके साथियों पर क्या ईडी ने और सीबीआई ने तमाशा नहीं किया? तो ये सर वो यानी नैतिकता है कहां इनमें? नैतिकता को तो भुला दिए हैं, और यही तो उनको करना है। अब देखिए, मैं अंतिम बात एक पहले दौर में एक कर देता हूं। अब पेरियार के सिद्धांत के हिसाब से डीएमके हुआ, अन्ना डीएमके हुआ, अब डीएमके के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था दिल्ली में, अन्ना डीएमके के साथ भी था। जो बात स्टालिन के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कही, वही तो अन्ना द्रमुक की भी वही फिलॉसफी है। हालांकि जयललिता ब्राह्मण थी और एमजीआर भी तो केरल से आए हुए थे, मलयाली थे, यानी वाया श्रीलंका, मगर उनकी फिलॉसफी तो एक ही है। तो इनके साथ गठबंधन करेंगे और फिर समझौता ये होगा, यानी प्रचार ये करेंगे, सनातन धर्म के रक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। काहे का सनातन धर्म? ये तो वोट बटोरने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से अब ईडी का और सीबीआई का डर लोगों में से निकल चुका है। ये बात हमने हेमंत सोरेन के उदाहरण से देखा, उसने जेल जाना पसंद किया और हिमाचल में भी उसका असर नहीं हुआ। हालांकि जैसे कि सुक्खू ने कहा कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस इन 9 विधायकों को उठा के ले गई थी। कितना सत्य है कितना नहीं है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मगर भाई साहब के सभी फेरे उल्टे पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं ज्योतिषियों में ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकता, मगर आजकल जो ज्योतिषी कह रहे हैं उसी दिशा में वो बात तो चल ही रही है। दिनेश जी, आप भी जानते हैं। जी सर, मैं आता हूं अनिल